नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509696069386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन का वीडियो है। इसके अंतर्गत हम लोग टोटल 140 सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखेंगे और यह आपके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, यूपी ट्रिपल लेखपाल सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। लो काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह सभा का गठन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था यह 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन यह 1920 में हुआ था और सत्याग्रह सभा का जो गठन किया गया था यह 1919 में किया गया था। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आएगा, दूसरे स्थान पर खेड़ा सत्याग्रह, तीसरे स्थान पर सत्याग्रह सभा का गठन और चौथे स्थान पर असहयोग आंदोलन आ जाएगा। तो इससे जो है इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। खेड़ा जो सत्याग्रह है 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध जो है यह सत्याग्रह किया गया था और इसमें गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल भी शामिल हुए थे। चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में हुआ था और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। और असहयोग आंदोलन जो है यह 1 अगस्त 1920 को हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में और बाद में 1922 में चौरी चौरा कांड होने के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि हमें जो है स्वतंत्रता इसी आंदोलन के बाद मिल जाएगी, परंतु यह संभव नहीं हो पाया था। और बाद में रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया था 1919 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बॉम्बे और पूना में किया था? अजीत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सैयद हैदर रजा या लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है यह बॉम्बे और पूना में किया था और स्वदेशी आंदोलन जो है यह 1905 में हुआ था। और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब में इसका नेतृत्व किया था, हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित का सही मिलान करें। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की स्थापना 1938 में द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है यह 1966 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वह 1891 में हुई थी और इसके जो है पहले अध्यक्ष राधा कांत देव बने थे। राधा कांत देव जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे और साथ ही में पहले जो सचिव बने थे वह देवेंद्र नाथ टैगोर बने थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में
बरमूडा त्रिभुज स्थित है और यहाँ पर कई जहाज़ें और वायुयानों की जो है दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इसीलिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है बरमूडा त्रिभुज। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? अतिथि गृह, दानशाला, खैराती दवाखाना या मजदूरों के लिए एक अलग विभाग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी खैराती दवाखाना था। दारुल उल सफ़ा जिसे फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। तुगलक वंश की स्थापना जो है वह गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और इनका जो शासनकाल था वह 1320 से 1414 ईस्वी तक था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश किसने की थी? राधा कृष्णन आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग या हार्टोग समिति? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए राधा कृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश की थी और राधा कृष्णन आयोग जो है यह 1948 में बना था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना है यह 1956 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी, जिन्हें आप इंग्लिश में यूजीसी के नाम से जानते हैं, यूजीसी का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में जो है जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन हैं और इन्होंने डीपी सिंह का स्थान लिया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। सही मिलान करें। प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वह आपके HC मुखर्जी जी थे और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इस प्रकार जो है इसका जो दूसरा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है, वह सही। संविधान सभा का सचिव कौन था? HVR अयंगर, SN मुखर्जी, BN राव या बसंत कृष्ण वैद्य? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है HVR अयंगर जो है यह संविधान सभा के सचिव थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्य बनाए गए थे? 16, 15, 14 या 18? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 14 राज्य बनाए गए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कुल 14 राज्य बने थे और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1953 में हुई थी और इसमें जो है कुल 3 सदस्य थे जिनमें फजल अली जो है वह अध्यक्ष थे और जो अन्य सदस्य थे वह हृदयनाथ कुंजरू और KM पाणिकर थे और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इलेक्ट्रॉन का नाम किसके द्वारा दिया गया? JJ थॉमसन, स्टोनी, जेम्स चैडविक या रदरफोर्ड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी स्टोनी ने जो है इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था और इसकी जो खोज है वह JJ थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वह JJ थॉमसन ने की थी और इसका जो नामकरण है वह स्टोनी ने दिया था और इलेक्ट्रॉन जो है यह एक ऋणात्मक कण है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सही सुमेलित है? भाग 4 मूल कर्तव्य, भाग 15 निर्वाचन, भाग 18 आपातकालीन उपबंध, भाग 20 राजभाषा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है और भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। भाग 4 में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं है बल्कि इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया भाग 4 में और भाग 20 में जो है वह राजभाषा नहीं है। भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? ब्राज़ील, लेब्राडोर, क्यूरोसिया, हम्बोल्ट।
इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ब्राज़ील और क्यूरेशिया जो है यह गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर जो है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, और साथ ही में हम्बोल्ट भी ठंडी जलधारा है, और हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि अब्दुल समद को दिया गया? जरी कलम, सिरी कलम, राज कवि या कवि प्रिय? हुमायूं जब भारत से बाहर गया था निर्वासन काल में, उस समय उसकी मुलाकात अब्दुल समद से हुई थी, और अब्दुल समद जो है यह एक प्रसिद्ध चित्रकार था, और इसे जो है सिरी कलम की उपाधि दी गई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं? जास्कर, हुंजा, गोमल, सुरू। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी। यह जो चारों नदियां हैं यह सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, जिनमें जास्कर, हुंजा, गोमल और सूर्य नदी सम्मिलित हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है, और यह भारत होते हुए पाकिस्तान होते हुए यह अरब सागर में जाकर गिरती है, और इसकी कुल लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। लगभग 3200 किलोमीटर वह सिंधु नदी की कुल लंबाई है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु समझौता भी हुआ है, और वह समझौता 1960 में हुआ है। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के मुताबिक भारत में टाइगर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3500, 2800, 2967 या 2900? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 2967। वर्तमान में भारत में कुल 2967 बाघ हैं, और सबसे अधिक बाघ जो है वह एमपी में है। एमपी में बाघों की संख्या जो है वह 526 बाघ है। दूसरा स्थान जो है कर्नाटक का है। कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 है। तीसरा स्थान आता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में बाघों जो कुल संख्या है वह 442 बाघ हैं। इस प्रकार भारत के राज्यों में सबसे अधिक जो बाघ है वह एमपी में 526, दूसरे स्थान पर कर्नाटक 524 और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड जहाँ पे 442 बाघ हैं। और प्रत्येक वर्ष जो है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दुगुनी किया जाएगा, और यह जो लक्ष्य है यह भारत ने बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है पूर्वी घाट। भारत में कुल 4 जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं, जिनमें हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरवन क्षेत्र है। इसमें पूर्वी घाट शामिल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? का शुभंकर सोमाइटी था। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर चीन था। भारत ने कुल 17 पदक जीते थे। भारतीय दल के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक टेक चंद थे। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि भारत ने जो है कुल 17 पदक नहीं जीते थे, बल्कि कुल 19 पदक जीते थे, जिनमें 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 जो है वह ब्रांज थे। इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कितने कितने पदक थे। और टोक्यो पैरालंपिक जो है यह 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक हुआ था, और इसमें चीन ने कुल 207 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर था। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन था, जिसने 124 पदक जीता था, और भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, और भारत की जो रैंकिंग थी वह 24वीं थी। और समापन समारोह के दौरान जो है भारतीय दल की ध्वजवाहक जो थी वह अवनी लेखरा जी थी, और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी जो 647 वर्ग किलोमीटर की हुई थी किस राज्य में दर्ज की गई? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में जो अधिकतम बढ़ोतरी 647 वर्ग किलोमीटर की हुई थी वह आंध्र प्रदेश में हुई थी। दूसरी जो है
632 वर्ग किलोमीटर की हुई थी, वह तेलंगाना में हुई थी। और तीसरी सर्वाधिक वृद्धि जो हुई थी वह ओडिशा में हुई थी, और ओडिशा में कुल 537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की हुई थी। और वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो पहली बार जारी की गई थी वह 1987 में जारी की गई थी, और यह प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। और वर्ष 2021 में जो जारी की गई थी, यह वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की 17वां जो है संस्करण जारी किया गया था। और वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कुल जो वृद्धि हुई थी ओवरऑल वह 2261 वर्ग किलोमीटर की हुई थी। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत के राज्यों में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वह आपके एमपी में है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वह आपके मिजोरम में पाया जाता है, मिजोरम में। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और यह जो बात हो रही है यह क्रिकेट के बारे में हो रही है। 5वीं बार, 6ठी बार, चौथी बार या तीसरी बार? तो इसका जो सही आंसर है, भारत ने कुल 5वीं बार जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो खिताब है वह जीत लिया है। और फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया है 4 विकेट से। और इस बार भारतीय टीम के जो कप्तान थे वह यश ढुल थे। यश ढुल वह भारतीय टीम के कप्तान थे। भारत ने कुल 5 बार जीता है। पहली बार 2000, सन 2000, फिर 2008, 2012, फिर 2018 और इसके बाद इस वर्ष 2022। तो टोटल 5 बार जो है भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत ने कुल 5 बार जीता है। पहली बार 2000, सन 2000, फिर 2008, 2012, फिर 2018 और इसके बाद इस वर्ष 2022। तो टोटल 5 बार जो है भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने। ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश ने जीता है और इसे प्रत्येक वर्ष केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। लिखित को कालानुक्रम से लगाएं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में हुआ था। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का जो गठन हुआ था वह 1937 में हुआ था। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जो है यह 1939 में हुआ था और कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो स्थापना है यह 1934 में हुआ था। तो इस प्रकार जो है इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। सबसे पहले तृतीय गोलमेज सम्मेलन आएगा, दूसरे स्थान पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना, तीसरे स्थान पर प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन और अंतिम में जो है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफा देने के बाद जो है 1939 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। यह भी UPSSC पीटी में पूछा था और बार बार परीक्षाओं में पूछता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस पल्लव शासक ने बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन तृतीय या महेंद्र वर्मन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नंदी वर्मन द्वितीय ने जो है बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था और इसने जो है 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था और इसमें भगवान विष्णु की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं और यह तमिलनाडु के कांचीपुरम में जो है स्थित है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में जो है वह स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। शिक्षक दिवस के मौके पर 44 शिक्षकों को नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश कितने अध्यापक जो है शामिल थे? 2, 3, 4 या 5? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और यह शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस बार देश के कुल 44 शिक्षकों को नेशनल टीचर अवार्ड भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश के कुल 2 शिक्षक शामिल थे और वह जो शिक्षक हैं
वह तृप्ति माहौर और दूसरे जो शिक्षक हैं वह मनीष कुमार हैं। तो टोटल 2 लोगों को नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया है जो उत्तर प्रदेश के अध्यापक हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों का मिलान करें। जन्म, मृत्यु, गृह त्याग और ज्ञान एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है स्तूप, कमल, पीपल वृक्ष और घोड़ा है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जन्म का जो प्रतीक है वह कमल है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, गृह त्याग का घोड़ा है और ज्ञान का जो प्रतीक है वह पीपल वृक्ष है। तो इससे जो है ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? काका कालेलकर, बीपी मंडल, रामनंदन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए काका कालेलकर। प्रथम पिछड़ा वर्ग के जो आयोग के अध्यक्ष थे वह काका कालेलकर थे और इस आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1953 में इस आयोग की स्थापना हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अपने राज्य के साथ निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों को मिलान करें। तारापुर, कैगा, काकरापार, नरौरा। यहाँ पे राज्य दिया गया है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इसके लिए 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तारापुर जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, कैगा कर्नाटक में स्थित है, काकरापार जो है यह आपके गुजरात में स्थित है और नरौरा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण के उपयोग हैं? वाहनों के साइड मिरर, सोलर कुकर, सेविंग ग्लास के रूप में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल 1-2, केवल 1-3, केवल 2-3 या तीनों, 1-2-3 तीनों। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इनमें केवल सोलर कुकर और सेविंग ग्लास के रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है और वाहनों के साइड मिरर जो होता है वह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले में है? अर्थात किस जिले से होकर जाता है? चित्रकूट, बांदा, महोबा, इटावा। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वह 296 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है और यह 4 लेन चौड़ा है और इसका जो है आधारशिला 29 फरवरी वर्ष 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं? यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है। 9, 8, 6 या 7? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल है। 14 हरियाणा के शामिल हैं, राजस्थान के 2 हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश जो जिले शामिल हैं वह मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर जो है वह शामिल है। तो इस प्रकार 8 जिले जो है वह उत्तर प्रदेश की एनसीआर में शामिल है। पराक्रम दिवस हर साल किसकी जयंती पर मनाया जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह या मेजर सोमनाथ शर्मा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और इस बार उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है और पराक्रम दिवस प्रत्येक 23 जनवरी को मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है वह 13 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था और उन्हें कौन सी उपाधि अंग्रेजों से प्राप्त हुई थी? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको मिलान करना है श्रीशैलम, चिदम्बरम, पुष्कर, ओंकारेश्वर और 4 यहाँ पे स्टेट भी दिए गए हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यह सभी पर्यटन स्थल भी है। श्रीशैलम पर्यटन स्थल भी है और बांध भी है। श्रीशैलम जो है यह आपके आंध्र प्रदेश में है, चिदम्बरम जो है यह आपके तमिलनाडु में है, पुष्कर राजस्थान में है और ओंकारेश्वर जो है यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
कालानुक्रम में लॉर्ड रिपन के कार्य को व्यवस्थित करें। पहला कारखाना अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन, इल्बर्ट बिल विवाद। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। ये सभी घटनाएं जो है वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। पहला कारखाना अधिनियम यह 1881 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन जो है वह 1882 में हुआ था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो लागू किए थे वह 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था और इल्बर्ट बिल का जो विवाद हुआ था वह 1883 में हुआ था। तो इस प्रकार जो है इसका पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। सिंह भूमि, बैलाडीला, संदूर पहाड़, बादाम पहाड़ी। 4 राज्य दिया गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और ओडिशा। सिंहभूम जो है वो आपकी झारखंड में है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है, संदूर पहाड़ कर्नाटक में स्थित है और बादाम पहाड़ ये आपके ओडिशा में स्थित है। सिंहभूम लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है, बैलाडीला भी जो है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यह सभी जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जनसंख्या की संसदीय फोरम का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के सभापति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए राज्यसभा के सभापति। जनसंख्या के संसदीय फोरम के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं, अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? माउंट मणिपुर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार, नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह बिहार में ना होकर यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह कुल 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। माउंट मणिपुर जो है वह हाल ही में इसका नाम बदला गया है। पहले जो इसका नाम था वह माउंट हैरियट था और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 46 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सर्वोच्च चोटी भी है। नामदफा नेशनल पार्क जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है और नोकरेक नेशनल पार्क आपके मेघालय में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। दिसंबर 2021 में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में वनाधिकार मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है? असम, सिक्किम, नागालैंड या त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी त्रिपुरा में इन्होंने वनाधिकार मोबाइल एप्लीकेशन का जो है उद्घाटन किया है और इस एप्लीकेशन जो है 1.3 लाख आदिवासियों को वन पट्टा भूमि जो है प्रदान की जाएगी और वनाधिकार ऐप पेश करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है त्रिपुरा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस कंपनी ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना है? एडिडास, फेसबुक, गूगल या नाइक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए एडिडास। एडिडास ने जो है हाल ही में स्टे इन प्ले अभियान शुरू किया है और इसके लिए जो है मीराबाई चानू को चुना है और मीराबाई चानू जो है वह मणिपुर की रहने वाली है और इन्होंने हाल ही में टोक्यो में रजत पदक जीता है, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है और इन्हें वर्ष 2018 में पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी प्रदान किया जा चुका है। एडिडास की जो स्थापना है वह एडोल्फ डेसलर ने की थी और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी एडिडास की और यह एक जर्मनी की कंपनी है एडिडास आपकी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया अभियान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 5वीं, 7वीं, 6वीं या 8वीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया अभियान की और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2015 को इसका उद्घाटन किया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कोविड-19 की पहली खुराक का अपनी जनसंख्या का 100% का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली या पुदुचेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लद्दाख बना है पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने अपनी पूरी जनसंख्या का 100% टीकाकरण किया है, पात्र जनसंख्या का। अगर आपका राज्य पूछता है तो राज्यों में सबसे पहले 100% का जो टीकाकरण पूरा किया है वह हिमाचल प्रदेश ने किया है।
इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश पूछा तो लद्दाख, और राज्य पूछता है तो वह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किसकी परियोजना है? भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश या भारत म्यांमार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, भारत नेपाल के मध्य जो है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है, और यह उत्तराखंड के चंपावत जिला में स्थित है, और यह जो परियोजना है यह काली नदी पर स्थित है। आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 2019, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2015 और एस्ट्रोसैट 2013। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। चंद्रयान 1 को वर्ष 2008 में प्रक्षेपित किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, और एग्जैक्ट जो डेट थी वो 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था, और उस टाइम जो है इसरो के जो चेयरमैन थे वह जी माधवन नायर उस टाइम इसरो के चेयरमैन थे। और चंद्रयान 2 को 2019 में प्रक्षेपित किया गया था, और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया गया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यह 2.1 किलोमीटर पूर्वी जो इसका संपर्क है वो टूट जाता है। और मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है इसे वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर वर्ष 2013 को, और इसे PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया था, और एस्ट्रोसैट को वर्ष 2015 में प्रक्षेपित किया गया था। तो इससे जो है पहला दूसरा सही है, और तीसरा चौथा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। तो इससे जो पहला ऑप्शन है वह सही है। मार्स ऑर्बिटर मिशन को वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया था, और एस्ट्रोसैट को वर्ष 2015 में प्रक्षेपित किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो स्थापना है वर्ष 2005 में स्थापित की गई थी इसे, और इसे गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, और इन्होंने 1905 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान दिया गया है? आर्टिकल 47, आर्टिकल 49, आर्टिकल 48 या आर्टिकल 50? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, आर्टिकल 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, गढ़मुक्तेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बलरामपुर, हापुड़, बलिया या बदायूं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, गढ़मुक्तेश्वर मेला यह हापुड़ जिले में आयोजित किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न, रेणुका आर्द्रभूमि और नल सरोवर आर्द्रभूमि किन राज्यों में स्थित है जिन्हें रामसर समझौते में शामिल किया गया है? पंजाब और उड़ीसा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, सिक्किम और केरल? रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नल सरोवर आर्द्रभूमि क्षेत्र यह आपके गुजरात में स्थित है। वर्तमान में भारत में कुल 49 रामसर साइट है, जिनमें सबसे अधिक रामसर साइट यूपी में है। यूपी में कुल 10 रामसर साइट है, और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत ने रामसर समझौते पर हस्ताक्षर 1982 में किया था, और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट जो है यह सुंदर वेटलैंड है, और सबसे छोटी रामसर साइट यह रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निर्मल ग्राम पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? 2003, 2002, 2004 या 2005? इसकी जो शुरुआत है वर्ष 2003 में की गई थी। निर्मल ग्राम पुरस्कारों की घोषणा जो है वह वर्ष 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी, और यह ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों, जिलों को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था।
इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर में दिव्यांगों के लिए देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम बनाया गया। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या गोरखपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, लखनऊ में स्थापित हुआ है दिव्यांगों के लिए पहला स्टेडियम, और यह लखनऊ के शकुंतला मिश्रा दिव्यांग पुनर्वास विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक तालिका में कितने पदक के साथ यूएसए शीर्ष पर रहा है? 89, 106, 113 या 78? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, अमेरिका ने कुल 113 पदक जीता था, जिसके साथ ही वह पदक तालिका में पहले स्थान पर था। इसने कुल 39 गोल्ड, 41 रजत और 33 जो है कांस्य पदक जीता था। दूसरे स्थान पर चाइना रहा है और तीसरे स्थान पर आरओसी रहा है। भारत का जो स्थान टोक्यो ओलंपिक 2020 में था वह 48वां था और भारत ने कुल 7 पदक जीता था, जिनमें 1 गोल्ड था, 2 रजत था और 4 जो है कांस्य पदक था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? सलमान रुश्दी, झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति राय या विक्रम सेठ? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, यह जो पुस्तक है यह अरुंधति राय ने लिखी है और इसका जो प्रकाशन है वह पेंगुइन बुक्स लिमिटेड ने इसे प्रकाशित किया है। अरुंधति राय की सबसे फेमस जो बुक है वह द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी फेमस बुक है और इसी के लिए इन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया जा चुका है अरुंधति राय को। आए अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। रेडियो धर्मिता की खोज बर्जेलियस ने की थी, उत्प्रेरक की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। केवल एक सही है, दोनों सही है, केवल 2 सही है या इनमें से कोई नहीं सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, इनमें से कोई स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है। रेडियो धर्मिता की जो खोज है वह हेनरी बैक्यूरेल ने की थी और इन्होंने यह खोज 1896 में की थी और उत्प्रेरक की जो खोज है वो बर्जेलियस ने की थी और इसने उसकी खोज 1835 में की थी। तो यह आपस में इंटरचेंज है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। निम्नलिखित को कालानुक्रम से सजाएं। बिलग्राम का युद्ध, करनाल का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजायु का युद्ध। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था यह 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहता है और हुमायूं जो है इस युद्ध में हार जाता है और इसी युद्ध में हारने के कारण हुमायूं भारत छोड़कर बाहर चला जाता है। करनाल का युद्ध हुआ था यह 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य हुआ था, जिसमें नादिर शाह जो है वह विजयी रहा है। धर्मत का युद्ध यह 1658 में हुआ था और यह दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी रहता है। जजायु का युद्ध 1707 में हुआ था, जिसमें बहादुर शाह ने आजम को हराकर उसे मार डालता है। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध आएगा, दूसरे स्थान पर धर्मत का युद्ध, तीसरे स्थान पर जजायु का और अंतिम स्थान पर करनाल का युद्ध आएगा। तो इससे जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आकाश एनजी किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आकाश एनजी और इसकी जो रेंज है वह 30 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है वो आपको बताना है। भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ, भातखांडे संगीत संस्थान लखनऊ, जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान लखनऊ, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो है यह लखनऊ में स्थित ना होकर यह गोरखपुर में स्थित है और इसका जो लोकार्पण है यह वर्ष 2006 में इसका लोकार्पण हुआ था। भारतीय नाट्य अकादमी की जो स्थापना हुई है वह 1975 में हुई है। भातखांडे संगीत संस्थान की जो स्थापना है वह वर्ष 1926 में हुई है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृत संस्थान की जो स्थापना हुई है यह 1996 में इसकी स्थापना हुई है। आप लोग इसके स्थापना वर्ष को भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न जो है यह काल क्रमानुसार भी व्यवस्थित करने को दे सकता है। आए थे अगला प्रश्न लोग।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। दूसरा स्टेटमेंट है बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल से एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें गौतम बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा को अधिक बल दिया था। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसके लिए ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण में गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल है। और इसके लिए महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और महादयी नदी का जो दूसरा नाम है वह मांडोवी नदी है और इसका जो उद्गम है वह कर्नाटक में होता है और यह अरब सागर में जाकर गिरती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको मिलान करना है ईईजी, ईओजी, ईसीजी और बीएमडी। मस्तिष्क, आँख, हृदय और अस्थि दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। ईईजी जो जांच होती है वह मस्तिष्क की होती है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। दूसरा ईओजी, यह आँख की जांच होती है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह इलेक्ट्रोओकुलोग्राम होता है। और तीसरा जो ईसीजी है वह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है और यह हृदय की जांच के लिए किया जाता है। बीएमडी का जो फुल फॉर्म होता है वह बोन मिनरल डेंसिटी इसका फुल फॉर्म होता है और यह अस्थि की जांच की जाती है इससे। तो इस प्रकार जो है इसका पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में शुरू होने जा रहा है? गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, केरल। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय जो है यह केरल में बन रहा है और इसका जो कुल लागत आएगी वह 9.9 करोड़ रुपये इसकी लागत आएगी और यह विश्व श्रम आंदोलन को दर्शाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित संगठनों को उनके संबंधित संस्थापकों से मिलान करें। परमहंस मंडली, धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, प्रार्थना समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर, दादोबा पांडुरंग, राधा कामदेव, आत्मारंग पांडुरंग। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। परमहंस मंडली जो स्थापना हुई है वह वर्ष 1849 में दादोबा पांडुरंग ने की थी और इन्होंने महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। धर्म सभा की जो स्थापना है वह राधा कामदेव ने की थी और इसकी स्थापना 1830 में कलकत्ता में इन्होंने की थी और इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था राधा कामदेव ने। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है वह 1839 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और प्रार्थना समाज जो स्थापना है वह वर्ष 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो इस प्रकार जो है इसका पहला वाला ऑप्शन है वह सही है। आप लोग इसके स्थापना वर्ष को भी याद करते चलेगा क्योंकि आपको स्थापना वर्ष से भी मिलान करने को प्रश्न बना सकता है आयोग। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित विकल्पों का मिलान करें। एक तरफ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया गया, दूसरी तरफ उससे संबंधित जनपद दिया गया है। आजमगढ़, प्रयागराज, कासगंज और पीलीभीत। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। आजमगढ़ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वह काली मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं। प्रयागराज का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मूज उत्पाद है। जरदोजी जो है यह कासगंज का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है और बांसुरी जो है यह पीलीभीत का है। तो इस प्रकार जो है इसका पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा आप लोग कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इसमें आप लोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और झारखंड। हिमाचल प्रदेश जो स्थापना है वह 1971 में हुई थी। त्रिपुरा की स्थापना 1972 में हुई थी। गोवा की जो स्थापना है वह 1987 में हुई थी
और झारखंड जो है बिहार से अलग होकर वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है 1700 करोड़ रुपए से बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे का निर्माण झारखंड राज्य में किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी डाबर बनी है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि 1700 करोड़ रुपए से बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है वह झारखंड राज्य में किया जाएगा और इसका जो निर्माण है यह भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी जो बनी है वह डाबर बनी है और डाबर कंपनी जो स्थापना है वह 1884 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी स्थापना एस.के. बर्मन ने की थी। डाबर कंपनी जो स्थापना है वह एस.के. बर्मन ने की थी 1884 में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। किस कंपनी की फाउंडर फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है? नायका, ग्रोफर्स इंडिया, जोमेटो या जस्ट डील? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नायका कंपनी की फाउंडर फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है और इन्होंने नायका की जो स्थापना है वर्ष 2012 में नायका की स्थापना की थी और इनके पास कुल जो संपत्ति है वह 7.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी कुल संपत्ति है। अभी हाल ही में हुरुन की रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड की रैंकिंग जारी की गई है जिनमें इनका जो स्थान है वह 10वां इनका स्थान दिया गया है और भारत की दो महिलाएं और इस रैंकिंग में हैं। एक राधा वेम्बू जिन्हें 25वां स्थान प्रदान किया गया है और दूसरी किरण मजुमदार शॉ हैं जिन्हें 26वां स्थान प्रदान किया गया है। और हुरुन की इस लिस्ट में जो प्रथम स्थान दिया गया है वह चीन की ऊ यजून को दिया गया है प्रथम स्थान। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फरवरी 2022 में भारत सरकार ने 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। दूसरा स्टेटमेंट है जयपुर में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि भारत सरकार ने फरवरी 2022 में चीन के कुल 54 ऐप्स को बैन कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट जो है यह गलत है क्योंकि मरु महोत्सव 2022 का आयोजन जयपुर में नहीं किया गया था बल्कि इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया था। जैसलमेर में किया गया था 13 फरवरी 2022 को और यह कुल 4 दिनों तक आयोजन किया गया था मरु महोत्सव का। तो इससे इसका पहला ऑप्शन है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको सही कथन का चुनाव करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिण अफ्रीका बना है। दूसरा स्टेटमेंट है आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वह दक्षिण अफ्रीका बना है और इसने डबूस नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पेटेंट प्रदान किया है। इसका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में और इन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और नीरज चोपड़ा ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इससे इसका ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, बीजिंग, बर्मिंघम या टोक्यो? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी बर्मिंघम में। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में किया जाएगा और यह जो आयोजन होगा वह 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। बर्मिंघम जो है यह ब्रिटेन में स्थित है। इसका ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ भी आपको सही कथन की पहचान करनी है। एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के रण में खावदा गांव में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग में स्थित अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के रण के खावदा गांव में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा और इसकी जो कुल क्षमता होगी वह 4750 मेगावाट इसकी कुल क्षमता होगी। बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड की, तो एनटीपीसी की जो स्थापना है वो वर्ष 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है और
यह एक महारत्न कंपनी भी है एनटीपीसी। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित अपनी फायरिंग रेंज है उसका नाम विद्या बालन के नाम पर रखा है। और यह प्रश्न जो है यूपी पीटी में भी पूछा गया था। तो इससे जो है इसका ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सही कथन की पहचान करनी है आप लोगों को। इसमें भी हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है हाल ही में जेल वाणी FM 18.77 रेडियो चैनल इंदौर सेंट्रल जेल में शुरू किया गया है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस 10 फरवरी को नहीं मनाया जाता बल्कि यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। और यह सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के सम्मान में इसे प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू जी का जन्म जो है 13 फरवरी 1879 को हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और यह भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला बनी थी। और यह यूपी की राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू जी। और इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वह सही है कि जेल वाणी FM 18.77 रेडियो चैनल जो है यह इंदौर सेंट्रल जेल में शुरू किया गया था। तो इससे जो है इसका दूसरा ऑप्शन है वह सही है। और इससे जो जेल में बंद कैदी हैं उन्हें बाहरी दुनिया की जानकारी प्राप्त होगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अक्टूबर के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस देश के खिलाड़ी आसिफ अली को चुना गया है? आसिफ अली किस देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, यह पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं आसिफ अली, जिन्हें अक्टूबर मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड दिया गया है। और बात करते हैं वुमेन अवार्ड की, तो अक्टूबर मंथ के लिए आयरलैंड के खिलाड़ी हैं लॉरा डेलानी को यह अवार्ड मिला है महिला वर्ग में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सही कथन की पहचान करनी है आप लोगों को। पहला स्टेटमेंट है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण लद्दाख में किया है। दूसरा स्टेटमेंट है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण पुणे में किया गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का जो निर्माण है यह लद्दाख में किया है। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वर्ष 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में भारतीय वायुसेना जो प्रमुख है वह VR चौधरी जी हैं। दूसरा स्टेटमेंट है यह गलत है। यह जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है यह पुणे में नहीं किया गया है बल्कि यह हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद में किया गया है। और यह जो बल्ला है यह कुल 9 टन का है, 56.1 फीट लंबा है। और इसका जो अनावरण है यह पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने किया है हैदराबाद में। तो इससे इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सा स्टेटमेंट वह सही आपको पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थी। दूसरा स्टेटमेंट है भारत का पुणे शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। पहला स्टेटमेंट वह सही है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की जो थीम रखी गई थी वह नेशन फर्स्ट और ऑलवेज फर्स्ट थी। दूसरा स्टेटमेंट है गलत है कि भारत का पुणे शहर नहीं बल्कि इंदौर शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, इंदौर को। और इसके साथ यह भी आप नोट कर लीजिएगा, इंदौर जो 5वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर भारत का घोषित किया गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तीसरे जो पहला जो ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सही स्टेटमेंट आपको इसमें पहचानना है। हाल ही में चीन ने वर्ष 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है गुजरात में स्थित लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने का घोषणा की है। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि चीन ने वर्ष 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसके साथ भारत का भी आप लोग नोट कर लीजिए, भारत ने वर्ष 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत का भी नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि लोथल को गुजरात सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। और इसके साथ एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए, अभी हाल ही में गुजरात के धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और धौलावीरा
सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और उत्तर प्रदेश झांकी की जो थीम रखी गई थी वह एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम इसकी थीम रखी गई थी। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान था, दूसरे स्थान पर कर्नाटक था और तीसरे स्थान पर मेघालय था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। सऊदी अरब का पहला योग उत्सव 19 जनवरी 2022 को कहां पर आयोजित हुआ? जिद्दा, आभा, यानबू या ताबुक? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, जिद्दा में आयोजित किया गया था सऊदी अरब का पहला योग उत्सव 19 जनवरी 2022 को। बात करते हैं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वह रियाद है और यहाँ की जो करेंसी है वह रियाल है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य में पाई जाने वाली प्रसिद्ध हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम या ओडिशा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, मणिपुर की। मणिपुर के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करते हैं मणिपुर की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है जिनमें मणिपुर भी शामिल था और मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीट है और दूसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह मणिपुर के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अमित शाह ने लॉन्च किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में यूएस ग्रां प्री 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है क्योंकि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को अमित शाह ने नहीं लॉन्च किया बल्कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। दूसरा स्टेटमेंट है वह भी गलत है क्योंकि यूएस ग्रां प्री 2021 को लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीता है बल्कि मैक वर्स्टैपेन ने जीता है जो नीदरलैंड के F1 रेस ड्राइवर हैं और लुइस हैमिल्टन जो है यह यूके के हैं। तो इससे जो है इसका ऑप्शन डी है वह सही है। इनमें से कोई स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत सरकार ने किस वर्ष तक ई पासपोर्ट लॉन्च करेगी? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वर्ष 2022-23 में भारत सरकार ई पासपोर्ट लॉन्च करेगी जिनमें चिप लगा रहेगा जिससे वेरिफिकेशन कराने में काफ़ी आसानी होगी, कम समय लगेगा। इसीलिए इसे वर्ष 2022-23 तक सरकार लॉन्च करने की सोच रही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बड़े शहरों की कैटेगरी में बेंगलुरु का प्रथम स्थान है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सही। इसके दोनों स्टेटमेंट हैं वह सही है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बड़ों शहरों की कैटेगरी में बेंगलुरु का प्रथम स्थान है, दूसरे स्थान पर पुणे है और तीसरे स्थान पर अहमदाबाद है। और इस इंडेक्स को आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी किया था। और बात करते हैं छोटे शहरों में, अर्थात जहां पर 1 मिलियन से कम आबादी है, उसमें प्रथम स्थान पर शिमला है, दूसरे स्थान पर भुवनेश्वर है और तीसरे स्थान पर सिलवासा है। तो बड़े शहरों में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर, छोटे शहरों में शिमला प्रथम स्थान पर है। और दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट है वह सही है। तो इससे ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न। 1000 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या बांग्लादेश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अपनी भारतीय टीम बनी है। 1000 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जिसने कुल 958 मैच खेले हैं। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है जिसने कुल 936 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेले हैं। और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वह आईसीसी कहा जाता है और इसका जो मुख्यालय है वह दुबई में स्थित है। और इसके जो चेयरमैन वर्तमान में आईसीसी के वह ग्रेग बार्कले हैं जो न्यूजीलैंड के हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने अपने 3 साल पूरे किए हैं। यह योजना कब शुरू की गई थी? इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी और उसके 3 साल जो है पूरे हो गए हैं 2022 में। और इस योजना की जो शुरुआत है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 3 किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लो। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला जो शहर है वह कौन बना है? टोक्यो, बीजिंग, लंदन या गोल्ड कोस्ट? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बीजिंग। बीजिंग पहला शहर बना है दुनिया का जिसने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ था वह वर्ष 2008 में हुआ था और शीतकालीन जो ओलंपिक है वह 2022 में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि टोक्यो एशिया का पहला शहर बना है जहाँ पर 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। सर्वाधिक वर्षा मथुरा, सबसे कम वर्षा ललितपुर, जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह मथुरा में ना होकर वह गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा ललितपुर में नहीं होती है बल्कि मथुरा में होती है। और उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इससे जो है इसका ऑप्शन सी है वह सही है। केवल तीसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। जूकू घाटी किन 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड और असम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर जूकू घाटी स्थित है और इसमें जो है कई बार आग लग गई है, इसी कारण यह घाटी काफ़ी चर्चा में रहती है और इसमें अंगामी जनजाति के लोग रहते हैं। अंगामी जनजाति के लोग जूकू घाटी में रहते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। ग्रेनाइट के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ललितपुर, कौशाम्बी, झांसी या महोबा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए ललितपुर। ग्रेनाइट के निर्माण के लिए ललितपुर काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वह जरी सिल्क साड़ी है। जरी सिल्क साड़ी जो है वह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ललितपुर को दिया गया है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो शुरुआत हुई है वह वर्ष 2018 में हुई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आदित्य L1 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है यह भारत का दूसरा सौर मिशन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है आदित्य L1 को वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है यह सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना और क्रोमोस्फियर का अध्ययन करेगा। इसमें आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है क्योंकि यह दूसरा मिशन नहीं है सौर मिशन, यह पहला मिशन है भारत का जिसे इसरो लॉन्च करेगा और इसे वर्ष 2024 में नहीं लॉन्च किया जाएगा बल्कि इसी वर्ष 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 को। और इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है वह सही है कि यह सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना और क्रोमोस्फियर का अध्ययन करेगा। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नगोंजी ओकोंजो-इवेला जो है वह विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है और यह नाइजीरिया की अर्थशास्त्री है। नाइजीरिया की यह अर्थशास्त्री हैं और इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ है वह 1 मार्च 2021 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, तो इसकी जो स्थापना हुई है वर्ष 1995 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बेलम गुफाएं आंध्र प्रदेश, खंडगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश, वराह गुफाएं तमिलनाडु, मोमोलू
गुफाएं मेघालय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, खंडगिरी गुफाएं जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बल्कि ये ओडिशा में स्थित है। और सभी सुमेलित हैं कि वेलम गुफाएं जो है ये आंध्र प्रदेश में है, वरा गुफाएं तमिलनाडु में है, और मोमलुह गुफाएं ये आपके मेघालय में स्थित हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। मैक्स 1407 किसकी अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म है? सोयाबीन की, चावल की, गेहूं की या सूरजमुखी की है? तो इसका जो सही आंसर है, यह जो किस्म है यह सोयाबीन की किस्म है, और इसे पुणे के अघोकर अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए निम्नलिखित द्वीपों को व्यवस्थित करें। यहाँ पे 4 द्वीप दिया गया है। जापान का क्यूशू द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोकू द्वीप और होकाइडो द्वीप। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सबसे उत्तर में होकाइडो द्वीप है, इसके बाद होन्शु द्वीप है, फिर शिकोकू द्वीप है, और सबसे दक्षिण में जो है वह क्यूशू द्वीप है। और इनमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वह होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप वह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसी पे जो जापान की राजधानी टोक्यो है वह इसी द्वीप पर स्थित है। और यहाँ पर माउंट फिजी जो पर्वत है वह भी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। लखनऊ सत्र 1916 में जो आयोजित किया गया था उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड इरविन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय गवर्नर जनरल था जब लखनऊ सत्र 1916 आयोजित किया गया था। और 1916 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, और उस टाइम लखनऊ सत्र का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी जो अध्यक्षता है वह अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बात करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, तो यह भारत के 1916 से लेकर 1921 तक यह गवर्नर जनरल रहा, और इसके जो कार्यकाल में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, मांडेगू चेम्सफोर्ड और खिलाफत आंदोलन जैसी घटनाएं हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल नहीं है? नॉर्वे, रूस, कतर या कनाडा? यह दुनिया के 5 प्रमुख तेल एवं गैस उत्पादक देशों का एक संयुक्त फोरम है, और इसमें कनाडा, नॉर्वे, सऊदी अरब, अमेरिका और कतर शामिल है। इसमें रूस नहीं शामिल है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और इसका जो लक्ष्य है वह ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम्स के निम्नलिखित को सही मिलान करें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया इन ट्रांजिशन, पीजेंट्री ऑफ बंगाल, इंडियन अनरेस्ट। दूसरी तरफ लेखक हैं, एक तरफ बुक है। जवाहरलाल नेहरू, वैलेंटाइन सिरोल, एम.एन. रॉय, आर.सी. दत्त। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वह जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। इंडिया इन ट्रांजिशन जो पुस्तक है वह एम.एन. रॉय ने लिखी है। पीजेंट्री ऑफ बंगाल की जो पुस्तक है वह आर.सी. दत्त ने लिखी है। और इंडिया अनरेस्ट जो पुस्तक है वह वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गौतम बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे? यहाँ पे 4 राजा दिए गए हैं। अजातशत्रु, प्रसेनजीत, बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। गौतम बुद्ध के जो समकालीन राजा थे वह अजातशत्रु थे, प्रसेनजीत थे और बिंबिसार थे। यह जो तीनों राजा थे वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है
यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और यह चंदौली जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस अफ्रीकी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? नाइजीरिया, नामीबिया, गाम्बिया या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, गाम्बिया देश को विश्व व्यापार संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है और यह ट्रैकोमा मुक्त घोषित होने वाला अफ्रीका का दूसरा देश हुआ है और इससे पहले वर्ष 2018 में घाना को मुक्त किया गया था ट्रैकोमा मुक्त। और यह ट्रैकोमा जो बीमारी है यह अंधेपन का मुख्य कारण होती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नई ट्रेन सेवा मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है? भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन या भारत पाकिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, भारत बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन जो है वह शुरू की गई है और यह भारत बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन है, तीसरी ट्रेन जो शुरू की गई है। इससे पहले मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस पहले शुरू की गई है। तीसरी जो ट्रेन है वह मिताली एक्सप्रेस है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है और यह जो ट्रेन है यह भारत के जलपाईगुड़ी को बांग्लादेश के राजधानी ढाका को जोड़ेगी। मिताली एक्सप्रेस। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक तरफ परियोजना, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। रंगनाड़ी, दोयांग, रंगीत और ट्यूरियल। और राज्य जो है मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दिया गया है। इसके ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। रंगनाड़ी परियोजना जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोयांग जो परियोजना है वह नागालैंड में स्थित है। रंगीत परियोजना यह सिक्किम में स्थित है और ट्यूरियल जो परियोजना है यह मिजोरम में स्थित है। तो इससे जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। G7 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है कि G7 की जो स्थापना है वर्ष 1975 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है G7 का मुख्यालय लंदन में स्थित है और वर्ष 2021 में इसका जो सम्मेलन है वह ब्रिटेन में किया गया था। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि G7 की जो स्थापना हुआ वर्ष 1975 में की गई थी। इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि G7 का मुख्यालय कहीं बना ही नहीं है। तो इससे जो है इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह सही है और वर्ष 2021 में जो इसका सम्मेलन किया गया था वह ब्रिटेन में किया गया था। तो इससे इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया का नाम किसने दिया था? एडविन अर्नोल्ड, जॉन मैकिन्से, महारानी एलिजाबेथ या तियांग ताई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी थी और इसे वर्ष 1879 में लंदन में प्रकाशित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह जो दिवस है यह पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है इसे मनाने की जो घोषणा है वो वर्ष 2014 में की गई थी। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि अंत्योदय दिवस जो है यह प्रत्येक 25 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह जो दिवस है यह पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर नहीं मनाया जाता बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इसे मनाने की जो घोषणा है वर्ष 2014 में की गई थी। और हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जन्म हुआ था वह वर्ष 1916 में इनका जन्म मथुरा में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वह मुगल सराय में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र है? सत्यवाणी, सुधर्मा, सुभारती या मित्रोन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सुधर्मा।
विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र जो है वह सुधर्मा है, और इसे जो है संपत कुमार और उनकी पत्नी प्रकाशित करती थी, जिन्हें वर्ष 2020 में जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। एकमात्र जो संस्कृत समाचार पत्र है वह सुधर्मा है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या महानदी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ताप्ती नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है, और ताप्ती नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश में होता है, और बाकी नदियां जो हैं गोदावरी, कृष्णा और महानदी जो है यह सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करें। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, धर्म समाज और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आर्य समाज की जो स्थापना है वह वर्ष 1875 में की गई थी। प्रार्थना समाज जो स्थापना है वह 1867 में की गई थी। धर्म सभा की स्थापना वह 1830 में की गई थी, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो स्थापना है वर्ष 1870 में की गई थी। आर्य समाज जो स्थापना है वह दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज स्थापना वह आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। धर्म सभा की जो स्थापना वह राधाकांत देव ने की थी, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो स्थापना है वह केशव चंद्र सेन ने की थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं, वह आपको पहचानना है। हिरण नदी, ओरसांग नदी, सबरी नदी या बरना नदी? तो इसका जो सही आंसर है सबरी नदी जो है यह नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह गोदावरी की सहायक है। बाकी हिरन नदी, बरना नदी और ओरसांग नदी ये सभी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, और यह जो नदी है यह अरब सागर में जाकर गिरती है। बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी की जो उद्गम है वह महाराष्ट्र के नासिक से होता है, और यह जो नदी है यह बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। और गोदावरी नदी की अन्य जो सहायक नदियां हैं उनमें पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता ये सभी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको मिलान करना है। एक तरफ डैम दिया गया है, दूसरी तरफ नदी दी गई है। मैथन डैम, बीसलपुर बांध, इंदिरा सागर बांध और टिहरी बांध, नर्मदा नदी, भागीरथी नदी, बनास नदी और बराकर नदी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। मैथन जो बांध है यह बराकर नदी पर स्थित है, और यह झारखंड में स्थित है। बीसलपुर बांध यह बनास नदी पर स्थित है, और यह राजस्थान में स्थित है। इंदिरा सागर बांध यह नर्मदा नदी पर स्थित है, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और टिहरी बांध यह भागीरथी नदी पर स्थित है, और यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे 4 जैव मंडल रिजर्व दिए गए हैं, इनमें आपको पहचानना है कौन सा विषम है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और इसमें जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में जो है शामिल किया गया है। उसी के क्रम में यहाँ पे आपको विषम की पहचान करनी है। सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व, नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व, पंचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व और नोकरेक जैव मंडल रिजर्व। तो इसमें जो है विषम जो आपका है वह नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व है। यह जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में वर्ष 2000 में शामिल हुआ था। और बात करते हैं सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व की, तो ये जो तीनों हैं सिमलीपाल, पंचमढ़ी और नोकरेक जो है ये सभी वर्ष 2009 में इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। सिमलीपाल यह ओडिशा में स्थित है। नीलगिरी यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिनमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल शामिल है। नोकरेक ये मेघालय में है, और पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। बेल धातु किससे बनी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है कॉपर और टिन के मिश्रण से जो है बेल धातु बनी है, जिनमें लगभग 80% कॉपर होता है और लगभग 20% टिन होता है, और इसका जो उपयोग होता है वो मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है बेल धातु का।
आते हैं अगला प्रश्न लोग। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जर्मनी से। आपातकाल का जो प्रावधान है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है और यह भारत के संविधान के भाग 18 में स्थित है और इसका जो वर्णन किया गया है वह आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इसका वर्णन किया गया है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है भारत के संविधान में। एक राष्ट्रीय आपातकाल जिसका वर्णन 352 में किया गया है। दूसरा राष्ट्रपति शासन, इसका जो वर्णन किया गया है वह आर्टिकल 356 में। और एक वित्तीय आपातकाल होता है जिसका वर्णन आर्टिकल 360 में किया गया है। और भारत में अब तक कुल 3 बार जो है आपातकाल लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल कुल 3 बार लगा भारत में। तो इसका जो ऑप्शन है ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तक्कोलम का युद्ध कब लड़ा गया था? 947, 955, 948 या 949? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध लड़ा गया था और इसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को हराया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? रविकीर्ति के द्वारा, जयदेव के द्वारा, जयसिंह के द्वारा या पुलकेशिन सेकंड के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए रविकीर्ति ने जो है ऐहोल अभिलेख को लिखा था और यह पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एक कवि था। ऐहोल जो जगह है यह कर्नाटक में स्थित है और यह जो है चालुक्यों की राजधानी भी रही है ऐहोल। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और यह एक चालुक्य शासक था। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है? कान्हा, पेंच, माधव या बांदीपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं स्थित होकर बल्कि यह कर्नाटक में स्थित है। और पेंच जो नेशनल पार्क है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। बाकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ त्यौहार दिया गया है और दूसरी तरफ जो है मनाए जाने वाला महीना दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। ओणम का जो त्यौहार है यह अगस्त माह में मनाया जाता है और यह केरल में मनाया जाता है। पोंगल जो पर्व है यह जनवरी माह में मनाया जाता है और यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। और यह मकर संक्रांति को ही जो है तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। विशु जो त्यौहार है यह अप्रैल माह में मनाया जाता है और यह केरल वासियों का नववर्ष होता है। और उगादि जो त्यौहार है यह चैत्र माह का पहला दिन होता है और यह दक्षिण भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत, गुर्दा, पित्त की थैली या अग्नाशय? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यकृत में। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का जो उत्पादन होता है वह यकृत में होता है और यह रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत के किस शहर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE का पहला मामला सामने आया है? हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मुंबई में जो है XE वेरिएंट का पहला मामला देखने को मिला है भारत के। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आंध्र प्रदेश को 13 नए जिलों के साथ आंध्र प्रदेश को नया नक्शा मिला है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कुल कितने ज़िले हो गए हैं? 25, 26, 28 या 30? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 26 ज़िले हो गए हैं आंध्र प्रदेश में। पहले ज़िलों की जो संख्या थी वह 13 थी और 13 नए ज़िले बन गए हैं आंध्र प्रदेश में। तो कुल टोटल 26 ज़िले वर्तमान में हो गए हैं आंध्र प्रदेश में। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह जगन मोहन रेड्डी हैं। जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश जो राजधानी वर्तमान में है वह अमरावती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश,
श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था और इन्होंने अपना शतक वर्ष 2012 में लगाया था और कुल उन्होंने उस पारी में 114 रन बनाया था जिसमें भारत की हार हो गई थी और इन्हें वर्ष 2014 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, सचिन तेंदुलकर को। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? थैलेसीमिया, वर्णांधता, हीमोफीलिया या ल्यूकीमिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ल्यूकीमिया जो है यह आनुवांशिक रोग नहीं है और इसे जो है रक्त का कैंसर भी कहा जाता है। थैलेसीमिया एक खून से संबंधित बीमारी है। वर्णांधता जिसे कलर ब्लाइंड नाम से भी जाना जाता है और इसमें व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग का अंतर नहीं कर पाता है। और हीमोफीलिया जिसे होता है उसके शरीर में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया के अंतर्गत। तो इस प्रश्न जो उत्तर है वो ऑप्शन डी ल्यूकीमिया। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पुहार निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय राजधानी थी? चेर, चोल, पांड्या या सातवाहन? तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पुहार चोल साम्राज्य की तटीय राजधानी थी और यह एक बंदरगाह था। पुहार एक बंदरगाह था। इसके अतिरिक्त चोलों की जो अन्य राजधानी थी वह उरायूर थी। उरायूर जो है वह चोलों की अन्य राजधानी थी और चोल वंश के जो संस्थापक थे वह विजयालय थे। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ शुरू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1990, 1992 में, 1996 में या वर्ष 2000 में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और इसकी जो वर्तमान चेयरमैन है वह रेखा शर्मा जी हैं। रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं वर्तमान में और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो पहले अध्यक्ष थी वह जयंती पटनायक जी थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कोणीय संवेग का एसआई इकाई कौन सी है? न्यूटन प्रति मीटर, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, जूल प्रति किलोग्राम या वेबर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कोणीय संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वह किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना आपको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अटल पेंशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो घोषणा की गई थी वह 22 जनवरी वर्ष 2015 में की गई थी। अटल पेंशन योजना की जो घोषणा की गई थी वह 9 मई वर्ष 2015 में की गई थी। स्मार्ट सिटी परियोजना की जो घोषणा की गई थी वह 25 जून 2015 में की गई थी। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे 4 विश्व धरोहर स्थल दिया गया है, इसमें आपको कालानुक्रम के रूप में सजाना है। एलोरा की गुफाएं, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जंतर मंतर और रानी की वाव। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। एलोरा की जो गुफा है यह यूनेस्को की लिस्ट में 1983 में शामिल हुआ था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह यूनेस्को की लिस्ट में 1984 में शामिल हुआ था। जंतर मंतर जो जयपुर में स्थित है यह यूनेस्को की लिस्ट में वर्ष 2010 में शामिल हुआ था। और रानी की वाव जो गुजरात में स्थित है यह यूनेस्को की लिस्ट में वर्ष 2014 में शामिल हुआ था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वर्तमान में भारत में कुल 4 यूनेस्को की साइट हैं, जिनमें 31 सांस्कृतिक हैं, 8 प्राकृतिक हैं और 1 जो है मिश्रित हैं। और 40वां जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है वह धौलावीरा है जो गुजरात में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग यूनेस्को की। तो यूनेस्को की जो स्थापना है वह 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे कुछ स्तूप दिए गए हैं
उनको उनके स्थान से मिलान करना है। लौरिया नंदनगढ़, सारनाथ, सांची और पिपरावा स्थान है पश्चिमी चंपारण, वाराणसी, रायसेन और सिद्धार्थनगर। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। लौरिया नंदनगढ़ स्तूप जो है यह पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। सारनाथ यह वाराणसी में स्थित है और यहीं पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप यह रायसेन एमपी में स्थित है और पिपरावा जो स्तूप है वह सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इससे जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, के कनिंगम या चार्ल्स विल्सन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह कालिदास की रचना है और विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर या अक्षय कुमार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और यह जो पुरस्कार है यह 24 अप्रैल को दिया जाएगा क्योंकि इसी दिन मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि है और यह जो पुरस्कार है यह लता मंगेशकर जी की स्मृति में स्थापित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 167 या आर्टिकल 166? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आर्टिकल 164 में यह वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और इसी में यह भी वर्णन किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही हैं? 30वें, 26वें, 37वें या 40वें? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इनकी जो रैंक है वह 37वीं है और भारत की कुल 4 महिलाएं जो हैं वह टॉप 100 की लिस्ट में हैं फोर्ब्स की। इनमें फाल्गुनी नायर जो 88वीं रैंक इनकी है, मजुमदार शाह जो इनकी 72वीं रैंक है और रोशनी नाडर मल्होत्रा की 52वीं रैंक है। तो कुल 4 महिलाएं जो है वह टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में हैं और पहली जो रैंक है वह एंजेला मार्केल की है और यह 10 साल से लगातार प्रथम स्थान पर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से कौन सा रोग बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है? निमोनिया, काली खांसी, कुष्ठ रोग या डिप्थीरिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी काली खांसी जो है वह बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है और यह एक जीवाणु जनित रोग है। काली खांसी जीवाणु जनित रोग है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर या 30 सितंबर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2008 में मनाया गया था। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है 1799 में अवध के नवाब ने किंग जॉर्ज तृतीय को बादशाहनामा भेंट किया था। दूसरा स्टेटमेंट है बादशाहनामा अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि 1799 में अवध के नवाब सआदत खान ने किंग जॉर्ज तृतीय को बादशाहनामा भेंट किया था। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वह गलत है क्योंकि बादशाहनामा जो है वह अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसकी रचना की थी, परंतु
यह अकबर का दरबारी कवि नहीं था, बल्कि यह शाहजहां का दरबारी कवि था, अब्दुल हमीद लाहौरी। यह शाहजहां का दरबारी कवि था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको पहचानना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में हुआ था। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यह भी सही है। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वह 24 जनवरी 1949 को नहीं हुई थी, बल्कि 24 जनवरी 1950 को हुई थी और संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अपना जो संविधान है उसका निर्माण 2 साल 11 माह और 18 दिनों में हुआ था। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह गलत था। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है पंबन द्वीप आदम ब्रिज के पास स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिलों में पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि पंबन द्वीप जो है यह आदम ब्रिज के पास स्थित है और यह तमिलनाडु में स्थित है और इसे राम सेतु के नाम से भी जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिले में स्थित है और यह पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच जो है स्थित है और यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। और पुलिकट झील जो है यह तमिलनाडु में स्थित है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आदिश राशि आपको पहचाननी है। यहाँ पे 4 राशियाँ दी गई है, दूरी, द्रव्यमान, आयतन और संवेग। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आदिश राशि जो है यह दूरी है, द्रव्यमान है और आयतन है। यह तीनों जो है यह आदिश राशि है और संवेग जो है यह सदिश राशि है। तो इससे जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1946 की अंतरिम सरकार के अनुसार आपको मिलान करना है कि किसे कौन कौन सा विभाग मिला था। राजेंद्र प्रसाद रेलवे, सी राजगोपालाचारी शिक्षा, बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली खां वित्त। इसमें आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित है। इसके लिए ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद को रेलवे का विभाग नहीं दिया गया था, बल्कि खाद्य एवं कृषि का दिया गया था। खाद्य एवं कृषि विभाग जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था और सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा का था। बलदेव सिंह यह रक्षा मंत्री थे और लियाकत अली खां जो है यह वित्त मंत्री थे। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे मध्य युगीन साहित्य के कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखकों के साथ आपको मिलान करना है। किताबुल हिंद, शाहनामा, तारीख़ फिरोज़शाही, तबकात ए नासिरी। लेखक हैं फिरदौसी, अलबरूनी, जियाउद्दीन बर्नी और मिनहाज उस सिराज। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। किताबुल हिंद की जो रचना है वह अलबरूनी ने की थी। शाहनामा की जो रचना है वह फिरदौसी ने की थी। तारीख़ फिरोज़शाही की जो रचना है वह जियाउद्दीन बर्नी ने की थी और तबकात ए नासिरी की जो रचना है वह मिनहाज उस सिराज ने की थी। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचानना है किसका मिलान सही नहीं है। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की और केंद्रीय जल विकास एजेंसी हरिद्वार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, केंद्रीय जल विकास एजेंसी जो है यह हरिद्वार में ना होकर यह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष कौन सा है? 2020, 2021, 2022 या 2023? तो इसका जो सही आंसर है वह वर्ष 2021 को जो है
पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष घोषित किया गया था, और इसकी जो घोषणा है वह पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी हैं और उनके स्थान को आपको मिलान करना है। माउंट ताल, चिम्बो राजव, मोना लोआ और माउंट शास्ता। और जो देश हैं फिलीपींस, इक्वाडोर, हवाई द्वीप और यूएसए। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। माउंट ताल जो है यह फिलीपींस में स्थित है, चिम्बो राजो यह इक्वाडोर में स्थित है, मोना लोआ यह हवाई द्वीप में स्थित है और माउंट शास्ता जो है यह आपके यूएसए में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तिकरित, मोसुल और किरकुम जो पेट्रोलियम के प्रमुख खनन केंद्र है यह किस देश में स्थित है? कुवैत, इराक, ईरान या सऊदी अरब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, यह जो है इराक में स्थित है। तिकरित, मोसुल और किरकुम पेट्रोलियम के प्रमुख जो उत्पादन केंद्र हैं यह सभी इराक में स्थित हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी विकिरण मिसाइल है? शक्ति, काली, रुद्रम 1 या शिव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, रुद्रम 1 जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी विकिरण मिसाइल है और इसे वायुसेना के लिए डीआरडीओ ने बनाया है और यह विकिरण रोधी हवा से सतह पर मार करने वाली भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है रुद्रम 1। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में शहबाज शरीफ पाकिस्तान से किस नंबर के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? 15वें, 18वें, 20वें या 23वें? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, 23वें जो है प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान के, और इससे पहले जो है इमरान खान जो है प्रधानमंत्री पद से जो है हटाए गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।